जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएलएच एकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 18 अक्टूबर, बी 19 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर और डी 21 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखें, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग होता है जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और हल्के से झटके में, इवन छींक लेने में भी टूटने के का डर बन जाता है इसमें। तो इसके बारे में जागरूकता और इसके उपचार और निदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। WOD मतलब वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का आयोजन इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन IOF द्वारा एक विशिष्ट विषय के साथ एक साल के लंबे अभियान के शुभारंभ के द्वारा किया जाता है। 2021 में वैश्विक WOD अभियान का विषय हड्डियों की ताकत की सेवा है। याद रखें दोस्तों, 2021 की विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम क्या है? हड्डियों की ताकत की सेवा। दोस्तों नजर डालेंगे IOF मतलब इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की तरफ, तो इसका मुख्यालय न्यून स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसके अध्यक्ष वर्तमान में साइरस कूपर हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? याद दोस्तों, तो याद रखें कि इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की स्थापना 1998 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी ब्रिटेन, सी केन्या और डी इजराइल। तो दोस्तों याद रखें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें डबल स्टार मार्क करके इसको जरूर याद रखें। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के जेरूशलम फॉरेस्ट में भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किया। यह 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा की स्मृति में किया गया है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण की, जिसको इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी जयप्रकाश नारायण की 1958 में इजराइल की यात्रा, उसी की याद में यह भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भूदान और ग्रामदान जैसे सर्वोदय अभियान के समाजवादी विचारों के क्रियान्वयन के तरीके खोजने के दौरान इजराइल के अनेक जगहों पर गए। उन्होंने इजराइल के सामुदायिक और सहकारिता संस्थानों, किवोत्जिम और मोशाबिम के अलग स्वरूपों के सामाजिक ढांचे का भी अध्ययन किया है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे इसका वाइस वर्सा पूछ लिया जाए कि भूदान और ग्रामदान या भूदान गिरोह पट्टिका का अनावरण इजराइल में किसने किया, तो आपको याद रखना है एस जयशंकर ने। नजर डालेंगे इजराइल की तरफ, तो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट तथा राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। दोस्तों याद रखें, इजराइल की राजधानी यरूशलम तथा यरूशलम या जेरूशलम, दोनों को एक ही माना जाता है। मुद्रा इजरायली शेकेल है। दोस्तों जेरूशलम से याद रखें कि इसे ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस ने 3 भारत वंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं की 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 19 और डी 12। तो दोस्तों याद रखें, व्हाइट हाउस ने 3 भारत वंशियों समेत 19 लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है। दोस्तों प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विविध पृष्ठभूमियों के पेशेवरों को चुना जाता है जो 1 साल तक व्हाइट हाउस कर्मियों, कैबिनेट मंत्रियों और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्णकालिक फेलो के रूप में कार्य करते हैं। इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता है। इस सूची
सूची में जगह बनाने वाले 3 भारतीय अमेरिकियों में कैलिफोर्निया के सनी पटेल एवं जॉय बसु और न्यू जर्सी के आकाश साय शामिल हैं। दोस्तों तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखें, सनी पटेल, जॉय बसु तथा आकाश साय, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये 3 नाम देके चौथा नाम दे दें और पूछ लें कि 2021-22 के लिए फेलो के रूप में नामित कौन नहीं हुआ है, तो आपको वो चौथा नाम ऐसे ही फाइंड कर पाएंगे जब यह 3 याद होंगे। याद रखें दोस्तों, व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल है जो कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। याद रखना है दोस्तों बहुत अच्छे से, व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। और किसका? अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन है, ए हरमीत देसाई, बी कमलेश मेहता, सी साथियान ज्ञानशेखरन और डी पायस जैन। तो दोस्तों याद रखें, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में हाल ही में पायस जैन अंडर 17 के खिलाड़ी हैं जो कि खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गए हैं। दोस्तों भारत के उभरते टेबल टेनिस खिलाड़ी पायस जैन ने लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पायस जैन विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखें दोस्तों, अभी तक विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले ये दूसरे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले कौन गया था? तो याद रखें, इनसे पहले यह उपलब्धि मानव ठक्कर ने हासिल की थी, जो जनवरी 2020 में अंडर 21 वर्ग में नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज हुए थे। पायस जैन दिल्ली के पहले खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। पायस ने इस सत्र में अंडर 17 वर्ग में 3 खिताब जीते, जबकि अंडर 19 वर्ग में उन्होंने 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। दोस्तों याद रखें, पायस जैन ओवरऑल इंडिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं, विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। पहले कौन थे? मानव ठक्कर, और दूसरे कौन है? पायस जैन। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? आपके ऑप्शन है, ए इरफान पठान और श्रेयस गोपाल, बी जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह, सी दिनेश कार्तिक और कुलदीप यादव और डी मुरली विजय और शाहबाज नदीम। तो दोस्तों याद रखें, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने हाल ही में जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। दोस्तों मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने हाल ही में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। लंदन स्थित एमसीसी को क्रिकेट नियमों का संरक्षक माना जाता है। याद रखें दोस्तों, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है, आपको याद रखना है। जबकि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि एमसीजी कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखें दोस्तों, एमसीसी और एमजीसी में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हरभजन सिंह के नाम 103 टेस्ट में 417 विकेट दर्ज हैं और वे खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में तीसरे नंबर पर हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे नंबर पर हैं हरभजन सिंह। श्रीनाथ भारत के महान तेज गेंदबाजों में शामिल है। उन्होंने वनडे में 315 और टेस्ट में 236 विकेट लिए हैं। जवागल श्रीनाथ तेज गेंदबाज हैं, जबकि हरभजन सिंह स्पिनर गेंदबाज है, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए एम नाइट श्यामलन, बी पीटर हैंड्सकॉम, सी डेविड हार्डी और डी गणेश जैन। तो दोस्तों याद रखें, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के तौर पर भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार एम नाइट श्यामलन के नाम की घोषणा हुई है। श्यामलन हॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। उन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द ब्लेज, साइंस स्प्लिट और हालिया ओल्ड जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण का आयोजन 10 से 20 फरवरी 2022 को होगा। अब यहां से दोस्तों क्या क्या याद रखा जा सकता है? तो याद रखें, बर्लिन फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित होना है? 72वां। कब होना है? तो 10 से 20 फरवरी 2022 में। कहां होगा? बर्लिन में, यह तो ऑब्वियस है। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नाइट श्यामलन को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है?
आपके ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी पंजाब और डी झारखंड। दोस्तों डेट देख के नहीं सोचना, ओल्ड डेटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मेरा घर मेरे नाम योजना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। दोस्तों यह योजना उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गांवों के लाल लकीर के भीतर घरों में रह रहे हैं। लाल लकीर से तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसी भूमि का उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह योजना वंचित और जरूरतमंद तबके के लोगों सहित सभी लोगों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों याद रखें, यह किस लिए है, तो लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने के लिए योजना लॉन्च की गई है। मेरा घर मेरा नाम स्कीम है और यह किस सरकार ने, तो पंजाब राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। निर्णय लेंगे अब दोस्तों पंजाब की तरफ। तो जैसे कि हम यहाँ पर मैप देना आपको भूल गए, सॉरी, लेकिन आपको आगे दिखाएंगे। तो राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस से है। अब इसके अलावा हम पड़ोसी राज्य देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैप पर पंजाब को समझेंगे दोस्तों। तो देखते हैं पंजाब को। यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर यह जम्मू कश्मीर से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, यहाँ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ हरियाणा, इस साइड नीचे देखेंगे तो राजस्थान, और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से इसकी लगती है। अब इसकी हम सीमाओं को डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। तो पंजाब के पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर भी दोस्तों आप केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना है दोस्तों। अब आगे देखें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान, आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से साझा करता है। प्रमुख नदियां देखें तो सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, जो कि सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। और पंजाब के निर्माण में इन्हीं पांचों नदियों का प्रमुख योगदान है, इसीलिए 5 नदियों के स्थान की वजह से पंजाब बोला जाता है इसे। झीलें देखें अगर पंजाब में तो सुखना लेक जो कि चंडीगढ़ में, हरीके झील और तरन तारण साहिब में स्थित है दोस्तों। बिजली संयंत्र देखें तो गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट भटिंडा में, और रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर है, एक जल विद्युत परियोजना है, पंजाब में स्थित है। याद रखें दोस्तों कौन कौन, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो कि भटिंडा पंजाब में स्थित है, और रंजीत सागर बांध किस नदी पर, तो रावी नदी पर है, एक जल विद्युत परियोजना पंजाब में स्थित है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो हरीके पतन वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य, वीर मोती बाग वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर दोसांझ वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है दोस्तों। पंजाब के लोक नृत्य देखें तो भांगड़ा तो सबको पता है, लेकिन एक और है यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य, गिद्धा। तो याद रखें गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पंजाब को देश की अन्य टोकरी या अनाज भंडार भी कहा जाता है दोस्तों। पंजाब प्रति एकड़ उत्पादकता के मामले में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति एकड़ मतलब एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो पंजाब में होता है। आपको याद रखना है यह फैक्ट। लुधियाना, अब आगे देखें पंजाब के, तो लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू होगा। कहां होगा दोस्तों उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू? लुधियाना पंजाब में। और बठिंडा का सिविल लाइन थाना देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना बन गया है दोस्तों। देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना कौन है, तो बठिंडा का सिविल लाइन थाना। यह क्यों, इसे किसने मान्यता दी, तो याद रखें इसे यह सर्टिफिकेट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की द्वारा इसे यह सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन सा, इस देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना बनने का। कौन सा, बठिंडा का सिविल लाइन थाना देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना बना है, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व डेंगू दिवस और डी विश्व विज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें 21 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और आयोडीन के कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। शरीर में आयोडीन को संतुलित करने का कार्य थायरॉक्सिन हार्मोन का करता है दोस्तों। याद रखें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से रिलेटेड कि शरीर में आयोडीन को संतुलित कौन
सा हार्मोन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन, जो मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंगा रोग होता है। दोस्तों याद रखें, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग है, याद रखें। और इसको मैनेज कौन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन मैनेज करता है या इसको संतुलित करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कौन सी ग्रंथि करती है, कौन सी ग्लैंड करती है? तो थायराइड ग्लैंड, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और किसने ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है, ए फेसबुक, बी नाबार्ड, सी गूगल और डी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और नाबार्ड ने ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों नाबार्ड ने लगभग 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड समर्पित किया है। यह फंड एनएबीएस संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीएल की ट्रस्टीशिप के तहत एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सीजीएफटी-एफपीओ के तहत रखा जाएगा। दोस्तों सीजीएफटी-एफपीओ ट्रस्ट पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड के एनएबीएस संरक्षण के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे मुंबई में पंजीकृत किया गया है। कहां? सीजीएफटी-एफपीओ मतलब एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को कहां पंजीकृत किया गया है? तो मुंबई में। एनटीपीएल एक सब्सिडियरी है और इसका पूर्ण स्वामित्व नाबार्ड के पास है। दोस्तों याद रखें, कौन? एनटीपीएल का स्वामित्व किसके पास है? तो नाबार्ड के पास है। नजर डालेंगे नाबार्ड की तरफ, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष जीआर चिंताला हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में, अध्यक्ष जीआर चिंताला, तथा स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने उबेर कप और थॉमस कप जीता है? दोस्तों इन दो क्वेश्चंस को एक में मर्ज करके बनाया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग ध्यान से देखें। पहले आपको देखना है कि उबेर कप जीतने वाली कंट्री का नाम होगा, फिर होगा थॉमस कप का। तो आपके ऑप्शन है, ए चीन और इंडोनेशिया, बी इंडोनेशिया और भारत, सी इंडोनेशिया और चीन और डी भारत और चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चीन और इंडोनेशिया ने उबेर कप और थॉमस कप जीता है। इसका मतलब दोस्तों उबेर कप चीन ने जीता है और थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है। डेनमार्क के आरहुस में रोमांचक उबेर कप फाइनल में चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप का खिताब अपने नाम किया। 19 फाइनल में चीन की यह 15वीं उबेर कप खिताबी जीत है। दोस्तों याद रखें कि अभी तक 15 खिताब जीत चुका है चीन उबेर कप के। डेनमार्क के आरहुस में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती है। दोस्तों याद रखें, थॉमस कप किसने जीती? इंडोनेशिया ने। यह जीती इन्होंने 2002 के बाद, और चीन ने 15वीं बार उबेर कप जीता है। उबेर और थॉमस कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों की महिलाओं और पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। याद रखें दोस्तों, महिलाओं की कौन सी है? तो उबेर कप, और पुरुषों की कौन सी है? तो थॉमस कप। याद रखें दोस्तों, और किस खेल से संबंधित है यह? तो बैडमिंटन से संबंधित है। इनको आयोजित कौन करता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और यह हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। दोस्तों हम नजर डालेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन है तथा इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बीडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कहां है दोस्तों? कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। याद रखें दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।